आइए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में विचार करें। यह वर्ग 10 से संबंधित जो परीक्षोपयोगी प्रश्न है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग विचार करें। यहाँ देखिए प्रश्न 1 दिया हुआ है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी वह तो प्लेन है समतल दर्पण, तो उसका फोकस दूरी अनंत होगा, इसलिए ये बी वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या है। तो समान आकार का अगर प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा है, वास्तविक है, तो वस्तु को सी पर रखा गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वस्तु को अगर हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब एफ पर, अब अनंत और सी के बीच में है तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में, और वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर, वास्तविक, उल्टा और साइज बराबर, तो ये सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो देखिए जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होगा, और इसमें ये अपवर्तनांक वायु का इन सभी में से कम है, अतः इसमें ही प्रकाश का चाल अधिक होगा, इसलिए सी सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि एक लेंस का क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए इसका सूत्र हम लोग जानते हैं कि एफ पी इक्वल टू 1/f होता है, तो एफ इक्वल टू 1/p हो जाएगा। तो p यहाँ पर दिया हुआ है तो 1/-4 हो जाएगा, तो इसको आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.25 मीटर ये आएगा, अगर 4 से आप 1 को काटिएगा तब। तो ये सी जो है यह आंसर सही होगा इसका। फिर अगला प्रश्न देखिए है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। तो देखिए मानव नेत्र में जो लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस, उससे जुड़ा होता है ये सिलियरी मसल होते हैं, सिलियरी मांसपेशियां होती है, जो जिसके कारण कि उसका जो फोकस दूरी होता है घटता बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर सिलियरी मांसपेशी होगा। और फिर अगला देखिए प्रश्न है, अगला प्रश्न छठा प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद, प्रेसबायोपिया, तो इसमें से हाइपरमेट्रोपिया भी इसको कहा जाता है, तो ये ए वाला सही होगा। फिर देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो हम जानते हैं हम लोग कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वह ओम होता है, तो ये डी वाला सही होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि टंगस्टन, ये है टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। तो टंगस्टन का उपयोग धातु के निष्कर्षण में होता है, कि बिजली के बल्ब में होता है, कि कुचालक में होता है, कि वस्त्र निर्माण। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि ये बिजली के बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है, तो ये बी वाला सही होगा। फिर देखिए नावा क्या है, नावा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक से उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं, तो निकलने की बात है तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव सही होगा। फिर देखिए 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत। तो ऊर्जाओं का परम स्रोत जो है वह सौर ऊर्जा है, क्योंकि सौर ऊर्जा से ही ये सारे ऊर्जा के स्रोत बने हुए हैं, सौर ऊर्जा अल्टीमेट स्रोत है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपालन में संतुलित करते हैं।
अतः इसका ए वाला उत्तर सही होगा। ये फिर देखिए एक ये समीकरण दिया हुआ है Fe प्लस USO4 इक्वल टू Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर विस्थापित Fe जो है Cu को विस्थापित कर देता है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो संयोजन है वियोजन विस्थापन, ये C यही सही होगा। फिर देखिए 13वां प्रश्न है। 13वां क्या है कि H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी। तो pH मान जिसका सबसे कम होगा। तो यहाँ पर देखिए pH मान सबसे अधिक सबसे कम किसका होता है, जठर रस है, नींबू का रस है, शुद्ध जल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो इसमें जठर रस का pH मान सबसे कम होता है, अतः इसमें ही pH H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो जठर रस होगा इसका आंसर। और फिर देखिए अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है कि पदार्थ A, B, C तथा D का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है। तो देखिए 7 से जो कम होगा वह अम्ल होगा। तो यहाँ पर 5 एक हीटो है, 7 से कम 5, और ये है A। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए वाला आंसर सही होगा। अच्छा, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो इसका सोडा अम्ल अग्निशामक में देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस लवण का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी सही होगा। फिर देखिए 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड दिया है यहाँ पर कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, और ये आयरन ऑक्साइड है। तो इसमें जो होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो ये सही होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, लेड ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, ये सब जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, जिसमें से एक तो यहाँ दिया हुआ है। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यही उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब होगा जब उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2, 8, 1 है लास्ट में, तो ये नहीं होगा। 7 है यहाँ लास्ट में, ये नहीं होगा। या देखिए 8 है लास्ट में, तो इसका अष्टक पूरा है, तो ये होगा। और इसका देखिए लास्ट में अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये सी आपका उत्तर सही होगा। तो इस प्रकार अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 18वां है, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन ये 2 होते हैं। दोनों में से किसी श्रेणी के अगर इसमें कोई यौगिक है तो होगा। ये जो देखिए CH4 है, एल्केन श्रेणी है। ये भी C2H6 है, ये भी एल्केन श्रेणी है। और ये देखिए C में C2H2 है, ये एल्काइन है। तो यही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, अर्थात ये सही होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि HCHO में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है। तो इसमें देखिए CHO जो है ये प्रक्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। तो इसमें जहाँ एल्डिहाइड होगा देखिए ये C में एल्डिहाइड है, तो ये सही होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है कि दिए गए तत्वों में किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी। देखिए जानते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है ना, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 1 होगा। तो मतलब कि अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। अब देखा जाएगा कि इसमें किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 2 होता है, और इसका कैल्शियम का 20 होता है, तो 2 8 8 2 होता है। इसमें पोटेशियम का 19 होता है परमाणु संख्या, तो इसका होगा 2 8 8 1। तो ये जो 1 है लास्ट में इसका, तो ये उत्तर सही हो सकता है। यहाँ एल्युमिनियम है, इसका 13 होता है, तो 2 8 3 होता है, तो यहाँ उत्तर आपका होगा C पोटेशियम, C होगा। फिर देखिए अगला है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो परजीवी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण होता है, या प्राणी संभोजी पोषण होता है। तो इसमें प्राणी संभोजी पोषण होता है मतलब। इसके बाद अगला प्रश्न है कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज के पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है।
पायरुवेट में ग्लूकोज से पायरुवेट में, ये पायरुवेट में होगा, ये पायरुवेट में विखंडन, पायरुवेट में ये टूट जाता है। ये होता है कोशिका द्रव्य में, तो कोशिका द्रव्य ए में है तो ये सही होगा। तो पायरुवेट में टूट जाता है कोशिका द्रव्य में, और इसके बाद पायरुवेट से फिर ऊर्जा की प्राप्ति होती है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ये 3 पथ है इसका। तो इसमें कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूट जाता है, तो इसका आंसर ए होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। वृद्धि हार्मोन है कि इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है कि थायरॉक्सिन है। तो देखिए ये जो थायरॉक्सिन होता है ना, ये मेटाबॉलिज्म के लिए उत्तरदायी होता है, यही मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन। तो जो कि गला से निकलता है, गला में जो थायराइड ग्लैंड है उससे। तो आपका उत्तर होगा ये चौथा डी, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न देखिए है, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। तो हम लोग जानते ही हैं कि मस्तिष्क का 3 भाग, आपका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो उसमें एक भाग होता है मेडुला, ये देखिए डी में है मेडुला। ये मेडुला जो है ना, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, यही सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, 25वां प्रश्न है कि प्लेनेरिया में किस प्रकार का जनन होता है। तो देखिए प्लेनेरिया को टुकड़ा टुकड़ा में काट दिया जाता है ना, तो प्रत्येक टुकड़ा फिर से नया जीव बन जाता है। तो इस जनन की इस विधि को हम लोग कहते हैं विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन। पुनरुद्भवन कहा जाता है, तो ये सी आंसर सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्य में निषेचन अंडवाहिका में होता है, ये ए वाला सही होगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता एवं माता दोनों के डीएनए से, किसी से भी नहीं। तो माता और पिता दोनों के डीएनए से गुण प्रभावित होना चाहिए, अतः सी सही होगा। अच्छा, क्वेश्चन अगला है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जल का विद्युत अपघटन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो ये दोनों तो नहीं होगा। देखिए नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों से ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है, परंतु पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन की क्रिया संभव अभी नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन द्वारा ही ऊर्जा मुक्त कराया जाता है। तो आपका जो उत्तर होगा यह नाभिकीय विखंडन होगा। नाभिकीय संलयन की क्रिया तो सूर्य में होता है, इसके कारण वहाँ असीमित मात्रा में विद्युत ऊर्जा, वहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये क्रिया तो सूर्य में होता है। तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन द्वारा पृथ्वी पर ये ऊर्जा की प्राप्ति होती है नाभिकीय संयंत्र से। अगला प्रश्न देखिए है कि हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा के रूप में रूपांतरित कर पाते हैं। तो ये 1% होता है। इसका उत्तर जो होता है 1%, मतलब कि सौर ऊर्जा जो चलता है उसका लगभग 45% वायुमंडल में प्रवेश करता है, जिसमें से कि 1% ऊर्जा का उपयोग हरे पौधों द्वारा किया जाता है। बाकी मुक्त हो जाते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। थर्मोकोल के डिस्पोजल कप के बारे में पूछता है। तो थर्मोकोल का डिस्पोजल कप होगा कि प्लास्टिक के डिस्पोजल कप से फायदा होगा, कि मिट्टी के डिस्पोजल कप से लाभ अधिक पहुंचाएगा, कि कागज के डिस्पोजल कप अधिक लाभ पहुंचाता है। देखिए कागज का डिस्पोजल कप भी बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन फिर भी मिट्टी के डिस्पोजल कप से तो हानिकारक है, इसलिए इसमें सबसे अच्छा मिट्टी का डिस्पोजल कप होगा। तो ये सी इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिसका आंसर यहाँ पर किया गया। अगर इसको आप समझे होंगे, अच्छा समझ रहे होंगे, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।